नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। चले रुक करेंगे खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों ही पार्टियों में होड़ सी लग गई है और तीनों ही पार्टियों के समर्थक अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रुझाने में लगे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और टीवी पैनलिस्ट के एस चौहान ने भी अपनी बात बेबाकी के साथ साधना न्यूज के साथ रखी। बता दें कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। और मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसमें हम एक नई शख्सियत से आपको मिलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं के एस चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं और टीवी पैनलिस्ट भी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र से चौहान जी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। चौहान जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप समाज सेवा के क्षेत्र से भी हैं, धार्मिक कार्यों में भी आप हमेशा दिखाई देते हैं, राजनीति क्षेत्रों में तो आप बिल्कुल आगे ही हैं। यदि समाज सेवा और धर्म को एक किनारे कुछ पल के लिए कर दिया जाए, राजनीति में ही आपको जोड़ा जाए, तो एक कुशल राजनीतिक की परिभाषा क्या है? कौन है कुशल राजनीतिक? देखिए, यही तो हम लोग गलती कर देते हैं कि धर्म वो जो है, राजनीति जो है वो धर्म का ही हिस्सा है। जीवन भर कृष्ण भगवान का जन्म इसलिए हुआ कि धर्म की स्थापना के लिए हुआ, और जीवन भर कृष्ण भगवान ने राजनीति के सिवा और कुछ नहीं किया। राजनीति धर्म को स्थापित करने के लिए एक हथकंडा है, एक जरिया मात्र है कि हम समाज में कैसे न्याय ला सकते हैं, और न्याय लाना ही धर्म होता है। धर्म क्या होता है? धर्म एक ही चीज होती है कि धर्म क्या हमें करना चाहिए, और कर्म ये होता है कि क्या हम करते हैं। तो धर्म जो होता है वो लाने के लिए राजनीति को भी हथकंडा अपनाया जाता है। राजनीति वो बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि राजनीति को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो धर्म के लिए राजनीति करते हैं। जी। अभी विधानसभा चुनाव का समय सर नजदीक आ रहा है। चुनाव में मुख्य चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वोट की अपील भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है। क्या लगता है आपको? जी, मोदी एक नाम नहीं है, मोदी एक काम है। जो जल नल योजना जो हर घर में पहुंच रही है, वो उसका नाम मोदी है। जो 38 किलोमीटर आज प्रतिदिन सड़क बन रही है, जो 2014 में 13 किलोमीटर मात्र बनती थी, उसका नाम मोदी है। आज जो 5वीं अर्थव्यवस्था में हमारा हिंदुस्तान पहुंच गया है, उसका नाम मोदी है। आज तो दूसरे स्थान में हम रोड के नाम से हैं, और जो चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं, उसका नाम मोदी है। आज हम कबूतर नहीं उड़ाते हैं, आज हम चीते भेजते हैं, जो दूसरे की सरहद में जाके दुश्मनों को चीर फाड़ करके आते हैं, उसका नाम मोदी है। और पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्री हैं, इजराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान, जो कि दूसरे की सरहद के पार जाके हम दुश्मनों को अपना जवाब दे के आए हैं, उसका नाम मोदी है। 370 धारा हट गई, उसका नाम मोदी है। कश्मीर में आज अमन है, उसका नाम मोदी है। आज पूरे 2014 के बाद जो दंगे कम हुए हैं, उसका नाम मोदी है। आज जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उसका नाम मोदी है। आज जो ठेले खोमचे वालों को जब कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे को कभी लोन भी मिल सकता है, उनको लोन मिला है, उसका नाम मोदी है। आज जो लोग अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं, उनको पूंजी जो दिलवाई जाती है, उसका नाम भी मोदी है। आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका नाम भी मोदी है। तो मोदी नाम नहीं, काम है। तो उस काम को जनता बहुत अच्छे से जानती है, और जनता बहुत ज्यादा समझदार है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे ही हम वोट देंगे। जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए जो सही होगा, उसी को हम वोट देंगे। लेकिन सर, जनता यहाँ एक बात ये भी कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है।
फिर आप यहाँ मोदी जी का भी नाम ले रहे हैं। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रशासन और राज्य को घेरने का कार्य कर रही है, क्या निष्कर्ष निकलकर इसका आ रहा है, या फिर ऐसा कहें कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? देखिए, ये माना जी कि पत्थर 100वीं चोट से टूटता है, लेकिन पहले की 99 चोटें जो रहती हैं वो व्यर्थ नहीं रहती हैं। ये माना कि रिजल्ट एक ही दिन में आता है, लेकिन उसकी तैयारी जो रहती है, उसकी परीक्षा 10-15 दिनों में होती है और उसकी तैयारी कई महीनों से होती है। तो आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आप प्रयास की नहीं। हमने ऐसा कौन सा मुद्दा है जो हमने सड़क से सदन तक नहीं उठाया है? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे हम नहीं बोले? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे हमने कार्रवाई नहीं की है? लोकतांत्रिक की भी एक प्रक्रिया होती है। आप उग्र आंदोलन पहले दिन से नहीं कर सकते, लेकिन जहां जहां उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बन के वहां पर बिल्कुल गई है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, दूसरे समाज, दूसरे जो संगठन है, दूसरे जो लोग हैं, वो लोग भी आंदोलन करने में उतारू हो गए। नग्न प्रदर्शन हुआ, घुटने के चल के बल गए। 50 साल के बाद आप जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों का जो आंदोलन हुआ 50 साल के बाद हुआ, 50 साल तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था। मीना जी, ये सरकार बहुत हद कर चुकी है और जिसका परिणाम अभी आप 3 महीने के बाद देखेंगे। यहाँ पर चौहान जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, उसका रिजल्ट जो है वो आगामी दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गाय के मुद्दे को बहुत उठाती है, गौशाला हो चाहे गौठान है, उनके मुद्दों को काफ़ी उठाती है, लेकिन जू और चिड़ियाघरों में जो बहुत से जानवर रहते हैं वो मुद्दा आज तक क्यों नहीं उठा? उनकी भी मौत होती है वहाँ पे, काफ़ी सारे उनके साथ भी अत्याचार होते हैं जू में, देखा जाए चिड़ियाघर में, तो वो मुद्दा आज तक क्यों नहीं उठा? नहीं, आज तक कोई ऐसा गैर कानूनी काम अगर वहां पर हुआ हो, अगर जू में अगर ऐसा कुछ गैर कानूनी तौर पे अगर प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर बिल्कुल आवाज उठाएगी। और अगर पीआईएल की भी जरूरत पड़ी, कोर्ट में भी जाने की जरूरत पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर जाएगी। क्योंकि ये जो मामले रहते हैं, कुछ मामले ऐसे रहते हैं जो प्राइवेट रहते हैं और कुछ मामले रहते हैं जो सार्वजनिक रहते हैं, जनता के लिए रहते हैं। और जहां पर भी गैर कानूनी अगर चीजें हो रही हैं, जहां पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर सजग है। और गौ माता की जो बोल रहे हैं, तो गौ माता की हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि गौ माता हमारे लिए क्या मायने रखती है। हम अपने संस्कारों पे देखें और सभी चीजों पे देखें, तो गौ माता की हत्या पे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है और बोलती रहेगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो एक बार वादा करती है इंदिरा गांधी जी की मैं शासन में आने के बाद गौ माता की हत्या को रोक दूंगी, और जब कारपात्रे जी का आंदोलन किया जाता है तो उनके आंदोलन के ऊपर गोलियां चलाती है। ये ऐसी सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर प्राणी का उतनी ही संवेदनशीलता से रक्षण करना जानती है और उतनी ही संवेदनशीलता से वो अपना कर्तव्य को निभाती है। चौहान जी, यहाँ एक बात निकल कर और सामने आ रही है कि दुर्ग जिले में 6 विधानसभा है। दुर्ग शहर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या लगता है किसे बीजेपी का दावेदार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बनाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है। ये ऐसा बोलना सामान्य बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की एक और चीज है जिसके तहत वो मतलब किसी भी पद के लिए या किसी भी चीज के लिए वो चुनती है, वो काबिलों को चुनती है, करीबियों को नहीं। ये सबसे बड़ी खासियत है। और काबिल जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसी को चुना जाएगा, और जो विनिंग कैंडिडेट वही होता है जो समाज के लिए उचित हो, वहां पर से उतारने के लिए जो उचित होगा। फिर परिणाम देखिए जो भी आए, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उचित लोग उठाएं, को लड़ाएं और उनसे
मतलब उनको जनप्रतिनिधि बनाने का अवसर दें, ताकि वो जनता में जाके, में जाके वो भली भांति ठीक से काम कर सके। जी, जिस तरीके से आपने बताया ठीक उसी तरीके से अभी जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उन्होंने भी यही बातें कहकर गए हैं कि पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्हें देख करके जो है वो मैदान में उतारा जाएगा, ना कि जो नेताओं के आगे पीछे घूम रहे हैं उनको इस चुनाव में मौका दिया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता जो है वो इस चुनाव में मायने रखती है। सर, एक के बाद एक बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी से अभी अलग हुए हैं, चाहे आप इनकी बात कर लीजिए, नंद कुमार साय जी की बात कर लीजिए, चाहे अभी हाल ही में एक धर्मलाल जी हैं शायद, धर्मजीत सिंह, वो भी अभी पार्टी छोड़ दी है। क्या कारण है? नहीं, धर्मजीत तो हमारी पार्टी में आए हैं। नंद कुमार साय जी हमारी पार्टी से गए हैं। तो नंद कुमार साय जी जो हमारी पार्टी से गए हैं, नंद कुमार साय जी को पार्टी ने बहुत ज्यादा उनको तवज्जो दिया, उनको जो चाहिए था वो दिया गया, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। सर, उनका ये भी कहना था कि उनकी उपेक्षा की जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं दी जा रही थी, उनकी बातों को माना नहीं जा रहा था। ये बात कितनी सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी खिलाड़ी को आप महत्व देंगे ना तो वो टीम डूब जाती है, और टीम को तवज्जो दिया जाता है। टीम में उस वक्त कौन सी खिलाड़ी की ज्यादा जरूरत है ताकि हमारा देश जीत सके, प्रदेश जीत सके, वो काम आ सके, हम गौरवान्वित हो सके, तो टीम वर्क का ही मतलब तवज्जो दिया जाता है। भले ही हम एक ही खिलाड़ी को, अगर मान लीजिए कि अब गावस्कर बोले कि मेरे को काहे को टीम में नहीं रखा गया है, तो ये नहीं होता है। उनका समय चला गया, अब दूसरे उनके लिए रिप्लेस करने थे, तो जो कि टीम इंडिया को आगे लेके जाते, तो ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है और टीम को तवज्जो दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं। ये उनका पर्सनल उनका ओपिनियन हो सकता है, एक सामाजिक ओपिनियन नहीं हो सकता। नहीं तो एक कोई भी पार्षद, एक कोई भी विधायक, एक कोई भी सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि उनके साथ तो नहीं गया। अरे ये तो छोड़ दीजिए, कोई भूतपूर्व पार्षद या भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद भी उनके साथ गया हो, तो आप बताइए। तो ये पर्सनल ज्यादा है और सामाजिक कम है, और एक दल का विषय कम है। जी सर, दो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के साथ इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है। क्या लगता है आपको, कितनी टक्कर रहेगी इस बार के चुनाव में तीनों में? मैं समझता हूँ बीना जी, जैसे अपना छत्तीसगढ़ हो गया या मध्य प्रदेश हो गया या राजस्थान, ये मैदानी इलाके आप देखेंगे, हिंदी भाषी इलाके देखेंगे, तो वहां पर लगभग 80% वोट जो है वो यही दोनों पार्टियों को मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आप पिछले 5 चुनाव का इतिहास निकाल के देख लीजिए छत्तीसगढ़ का, तो लगभग 80% वोट जो है ये दोनों पार्टियों को मिले हैं, और 20% वोट जो है वो अन्य पार्टियों को मिले हैं। बहुत सारी पार्टियां आने का ये भी किया था, और पिछली बार जैसे 11% वोट JCCJ को मिला था, और आप पार्टी को तो 0.9% मिला था, और सभी विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी उनके उतरे थे उन सभी की उतनी बुरी गत थी कि उनकी जमानत तक नहीं बची थी, सभी प्रत्याशियों की। एक प्रत्याशी तो ऐसा था उसमें जिसको नोटा से भी कम मिले थे वोट। खैर ठीक है, हर पार्टी को आगे आने का लोकतंत्र है और आगे आने का पूरा अवसर देता है हमारा संविधान, लेकिन क्या होता है कि आज जनता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है रीना जी। वो ये देखती है कि क्या आप सरकार बना सकते हैं, क्या आप, हमारा जो वोट जा रहा है क्या वो सरकार बनाने के लिए जा रहा है। इस वजह से जो जनता है वो अपना वोट खराब नहीं करती, और अपना वोट खराब करके ऐसा अवसर नहीं देती कि हमारी जो यहाँ की जो स्थिति है वो अस्थिर सरकार आए।
जी वो स्थिर सरकार ही लाना चाहती है। जनता ये जानती है कि अस्थिर सरकार को भुगतना हमारे को पड़ता है, जी तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी और जिसमें कि अस्थिर सरकार आ सके। और स्थिरता ही जनता की सबसे पहली पसंद रहती है कि स्थिर सरकार आए, भले वो किसी की भी आए। जी सर, क्या कारण है कि भाजपा अभी तक चेहरे का चुनाव नहीं कर पाई है चुनाव के लिए? क्योंकि समय जो है वो काफ़ी कम रह गया है, अभी तक भाजपा से कोई भी चेहरा उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या फिर पार्टी उसे खोलना नहीं चाह रही है, क्या कारण है? ये सवाल किसका है? ये सवाल जनता का नहीं है। जी जनता के पास जब हम अपनी उपलब्धियां लेके, जो 15 साल की उपलब्धियां लेके और 4.5 साल की नाकामियां लेके जब जाते हैं हम जनता के पास, आप लोग भी जानते होंगे, तो ये नहीं बोलती कि पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताइए कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है, तब हम आपकी बात सुनेंगे। नहीं। और एक निजी अभी सर्वे हुआ था, एक बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका ने सर्वे करवाया था, उसमें मात्र 3% लोगों ने ये बोला कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा देख के वोट देंगे उस पार्टी को। और 2018 में कौन सा कांग्रेस के पास चेहरा था? 4 चेहरे थे जीतने के बाद भी, और आज भी 2.5 साल की लड़ाइयां चलती है, और आज भी उस 2.5 साल में 2.5 महीने में वो खत्म हुई है, लेकिन आज भी अंदरूनी लड़ाई चालू है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि खिलाड़ी को नहीं टीम को तवज्जो देती है, नाम को नहीं काम को तवज्जो देती है। उस काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और काम ही हमारा चेहरा है। जी जी सर, अमित शाह जी का आगमन 2 बार छत्तीसगढ़ में हो चुका है, कितना प्रभाव डालेगा ये इनका आना आगामी चुनाव? देखिए, हमें गर्व है कि अमित शाह जी जैसा नेता हमारा मार्गदर्शक है। जी हमें गर्व है कि अमित शाह जी जैसे मतलब लीडर्स हमारे को मार्गदर्शन देते हैं। जी और मार्गदर्शक आते हैं, कोच जो है वो आ सकते हैं, और उनका कोच का हमारे को मार्गदर्शन मिलना भी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी जरूरी है। सिर्फ एक दल तक वो सीमित नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की भलाई चाहते हैं। इसी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। और खिलाड़ी जो हैं वो तो छत्तीसगढ़ के ही हैं। कोच बाहर के हो सकते हैं, कोच अदर स्टेट के हो सकते हैं, जनता के हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, भारत के हो सकते हैं, या मान लीजिए कि विदेशी भी हो सकते हैं। लेकिन जब टीम जब खेलती है तो वो तो स्थानीय खिलाड़ियों के साथ ही खेलती है। जी जी चौहान जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन रैलियां हो रही, क्या इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा है? असंतोष होता तो प्रदर्शन होता ही क्यों? प्रदर्शन ये दिखा रहा है कि असंतोष आपकी सरकार के ऊपर है, भूपेश की सरकार के ऊपर है। असंतोष है हमें, लेकिन हमें भूपेश सरकार के ऊपर है। यही असंतोष हमारे अंदर जोश भरता है और हम सड़क से सदन तक उसको चलते रहते हैं। जी जी ये हो गई राजनीति क्षेत्र से जुड़ी कई बातें। थोड़ा सा हम धर्म की तरफ आ जाते हैं। सर, सुंदरकांड का पाठ हो चुका है, प्रदीप मिश्रा जी भी आकर जा चुके हैं, और अब बाबा बागेश्वर जो हैं उनके आने की तैयारियां चल रही हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव से ठीक पहले धार्मिक कार्यों के प्रति बीजेपी का रुझान जिस तरीके से है, क्या चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या राजनीतिक ये जो चुनाव आ रहे हैं और ये जो धर्म कर्म के काम हो रहे हैं, बाबा लोग आ रहे हैं, छोटे, ये तो आप बड़े कार्यक्रम गिना रहे हैं। आपने ऐसे छोटे कार्यक्रम गिनाए ही नहीं जो रोजमर्रा हर किसी न किसी क्षेत्र में होते रहते हैं। और क्या ये अभी हो रहे हैं कि पहले से हो रहे हैं? और इसमें चुनाव से कोई उतना खास लेना देना नहीं है, क्योंकि ये साल भर होते रहते हैं। उसके पहले भी हुए हैं, हाँ बीच में कोरोना आ गया था, उस समय नहीं हुए, उसके बाद होते गए। जैसे जैसे जनता जागरूक होती जा रही है, ये जनता का मामला है जी। जनता जैसे जैसे जागरूक होते जा रही है, वैसे वैसे वो धर्म कर्म के नाम पे और धर्म कर्म के काम पे लग चुकी है। आज ये अच्छी बात है कि हम धर्म कर्म के नाम पे
कुछ अच्छी बातें सीखने जाएं, बजाय उसके कि हम फुहड़पन किसी भी चीज में किसी भी चैनल पे बैठ के देखें। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम धर्म कर्म के काम पे लगे, ताकि उस टाइप का वातावरण बन सके, धार्मिक वातावरण बन सके। जितना हम धार्मिक अपने वातावरण बनाएंगे उतने ही हम संस्कारित होंगे, और हमारा लक्ष्य होता है कि हम प्राकृतिक से सांस्कृतिक हो जाएं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे था, आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, और यदि है तो आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? हम लड़ेंगे ना चुनाव, क्यों नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ता है चुनाव, लेकिन किसी न किसी के सानिध्य पे लड़ता है। वो ये नहीं बोलता है कि हम चुनाव तभी लड़ेंगे, हम अपना खेल का प्रदर्शन तभी अच्छा दिखाएंगे जब हम कप्तान होंगे। कप्तान कोई भी हो, खिलाड़ी अपना काम करेगा, हम लड़ेंगे। हम हर एक कार्यकर्ता, हर एक बूथ का कार्यकर्ता चुनाव खुद लड़ता है, लेकिन वो एक कैप्टन के अंडर में लड़ता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच को स्थापित करने के लिए लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी जो ये मिशन में उतरी है उसके लिए लड़ता है। हम लड़ेंगे चुनाव, और हम एक विधानसभा में नहीं, हम हर विधानसभा में लड़ेंगे, हम हर बूथ में लड़ेंगे, और हमारा हर कार्यकर्ता हर बूथ में चुनाव लड़ेगा। बूथ में हर कार्यकर्ता लड़ता है चुनाव सभी लोग लड़ेंगे। सर, क्या लगता है आपको, विधानसभा चुनाव में 2 पार्टियां अभी हैं, क्या लगता है आपको दोनों की सक्रियता को देखते हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, कभी भी चुनाव का परिणाम जो रहता है वो दल के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, जनता के ऊपर निर्भर रहता है। जनता ही केंद्र होती है। जनता बहुत अच्छे से जानती है, वो बहुत समझदार है, भले वो बोले या ना बोले, लेकिन जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि हमारे लिए सही कौन है, गलत कौन है, कौन हमारे को स्टेबल सरकार देगा, कौन हमें मतलब हमारे सरकार के लिए आना चाहिए, हमें किसे चुनना चाहिए। बहुत समझदार है। जैसे एक छोटी सी बात बताओ, 2018 में कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, क्योंकि आज 66% लोग ये बोलते हैं कि हम अब चेहरों को भी देख के वोट देंगे। जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर आएंगे, हम उस जनप्रतिनिधि को भी देख के वोट देंगे। पिछली बार जो वोट दिए गए वो कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को देख के वोट नहीं दिए गए, वो उनके मैनिफेस्टो को देख के वोट दिए गए, जो कि उनके पूरे नहीं हुए हैं। और ये बहुत भली बाती जनता जानती है, और जनता जनार्दन होती है, जनता ही मेन शक्ति है। जनता जिस तरफ जाती है उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने की जरूरत है कि ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, वही जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये थे आज हमारे साथ KS चौहान जी, जो कि भाजपा से जिला उपाध्यक्ष थे और टीवी पैनलिस्ट भी हैं। इन्होंने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ चर्चा के दौरान शेयर की, और चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो, सामाजिक हो या राजनीतिक क्षेत्रों की जब यदि बात करें तो काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं सामने में चौहान जी। हमने काफ़ी सारी बातें जो है वो चौहान जी से अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव था, लेकिन हम चाहेंगे कि सर आप हमारे स्टूडियो में एक बार और आएँ, और आपकी जो और काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, वो हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाएँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, साधना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूँ आपके सामने रीना दुबे।